हाँ, सो नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने बोला था क्या, प्लेइंग फाइनल्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। प्लेइंग फाइनल्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग मतलब प्रेशर डाउन जा रहा है सॉल्यूशन का कंपेयर टू द सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी डाउन जा रहा है सॉल्यूशन का कंपेयर टू द सॉल्वेंट, और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा अप जा रहा है सॉल्यूशन का कंपेयर टू दी सॉल्वेंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारा क्या जा रहा है, अप जा रहा है कंपेयर टू दी सॉल्वेंट। ओके, ये हमने देख लिया। तो ये सब अप जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी अप जा रहा है। पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है समझते हैं, फिर वो अप जाने के बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऐसा समझो कि यहां पे मैंने बीच में मेम्ब्रेन ली है। क्या ली है? मेम्ब्रेन। अब सर ये मेम्ब्रेन मतलब क्या? मेम्ब्रेन मतलब कुछ नहीं, एक पर्दा है, जस्ट लाइक कर्टेन्स। ओके, जैसे हम पानी को फिल्टर करना है तो मटके में भरते हैं तो कैसे, वो ऊपर एक क्लॉथ रख देते हैं कॉटन का, और फिर वो पानी हम ऊपर से डालते हैं तो जो भी कचरा होगा वो ऊपर जमा हो जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा पानी, और अच्छा पानी नीचे चला जाएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, मतलब पर्दा। ओके, पर्दा ही है, वन टाइप ऑफ कर्टेन है, और से बीच में वो ऑब्स्टेकल जैसा ही मान लो। यहाँ पर बीच बीच में क्या होंगे? होल्स होंगे। क्या होंगे? होल्स। तो ये जो बीच बीच में होल्स होंगे, अब मैंने ऐसा समझो कि यहां पर पानी भरा हुआ है। यहां पर क्या भरा हुआ है? पानी। पानी मतलब हमारा सॉल्वेंट भरा हुआ है। ओके, और यहां पर पानी तो भरा हुआ ही है, साथ साथ में क्या है हमारी डिसॉल्व्ड, मतलब कि हमारा सॉल्यूशन है। ये पूरा क्या है? हमारा सॉल्यूशन। डन। मतलब कि ऐसा समझो कि ये है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट से वाटर, और ये है तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया है से क्या? वाटर प्लस से ग्लूकोज। डन। अब होगा क्या कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स या सॉल्वेंट जहां है वहां से सॉल्यूशन वाली साइड जाएंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन वाली साइड जाएंगे। क्या? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन वाले साइड जाएंगे, मतलब ये पार्टिकल्स यहां से, ये जो होल्स हैं ना, वो वहां से ऐसे पास होके इस साइड जाएंगे, यहां से ऐसे पास होके इस साइड जाएंगे, यहां से ऐसे पास होके इस साइड जाएंगे। डन। बस ये पासिंग जो हो रही है उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। एकदम देसी लैंग्वेज में समझ गए? अंडरस्टूड? तो ऐसे कभी ऑस्मोसिस कोई वर्ड बोल दे, ये क्या होगा यार ऑस्मोसिस? कुछ नहीं है, ये पार्टिकल्स उस साइड जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। हम बोल रहे हैं कि भाई रिवर इज फ्लोइंग विद दिस मच वेलोसिटी इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये वो, ये क्या कह रहा है? ऐसा बोल रहा है कि नदी इस साइड में बह रही है इतने वेलोसिटी से, दैट्स इट। ओके, कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहने का तरीका होता है ना कि कई लोग ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड करके समझाते हैं कि यार समझ में नहीं आता, और फिर शायद वही चीज हमारा दोस्त या पर्टिकुलर सर टीचर ऐसे समझा देते, अबे ये है, अबे उसमें कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें से ऐसे हो रहा है, ये पूरे 2 पेज में वो लोग यही कहना चाह रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर पे तो हम आए ही नहीं, अभी प्रेशर तो बाकी है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ऑस्मोसिस। डन। प्रेशर पे तो अभी हम आए ही नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस। सो अभी तो मैंने बोला सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाना है। अब ऐसा समझो दोनों साइड सॉल्यूशन है, यहां भी सॉल्यूशन है और यहां भी सॉल्यूशन है। ये साइड जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब अगेन वही हमारा स्टार्टिंग कि भाई 2 ग्लास है, एक में 1 ही चम्मच तुमने शुगर डाली है और एक में 5 चम्मच 5 स्पून ऑफ शुगर डाली है।
दोनों को डिसॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे 5 स्पून ऑफ शुगर वाला केस है। ओके, 5 स्पून्स ऑफ शुगर एंड यहाँ पर 1 स्पून ऑफ शुगर, मतलब अभी यहाँ पर दोनों साइड ही सॉल्यूशन है। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का डाइल्यूट साइड से कॉन्सेंट्रेटेड साइड जाने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये भी ऑस्मोसिस है। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड पार्टिकल्स जा रहे हैं, या क्यों जा रहे हैं, मतलब पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें भी तो होंगे ही ना, उसी में से तो बना है, वाटर प्लस ग्लूकोज है, और ये सिर्फ वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, वाटर तो दोनों में है। तो वाटर के पार्टिकल्स अगर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड जाए उसी को हम बोल रहे हैं ऑस्मोसिस। वैसे ही अगर दोनों साइड हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, सो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स डाइल्यूट साइड से कॉन्सेंट्रेटेड साइड जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। डन, समझ में आ गया? डाइल्यूट से कंसंट्रेशन को भी ऑस्मोसिस बोलते हैं। हाँ, उसको भी सेम डिट्टो ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये जो हमें समझा रहे हैं वो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अब समझो, सेम एग्जांपल, ओके, कि ये जा रहा है। अब ऐसा समझो मैंने पिस्टन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पिस्टन, नया ड्रॉ करेगा, ये बहुत मेहनत का काम है। अच्छा ठीक है, अब तो अगेन ये क्या है मेरा, सॉल्वेंट, और ये क्या है मेरा, सॉल्यूशन। अब दोनों ऊपर क्या है, पिस्टन रखे हुए। पिस्टन मतलब हम उसको फोर्स कर सकते हैं, धक्का मार सकते हैं। ओके, तो अब ऐसा समझो कि वाटर पार्टिकल्स इस साइड जा रहे हैं, उसको हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। अब हम बोले कि ए तुम लोगों को इस साइड नहीं आना है हमें इसको रोकना हो तो हमें कुछ तो फोर्स चाहिए ना, रिवर जा रही है भाई, उसको तो ग्रेविटी प्रेशर मिल रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, तो वो तो बहेगी। हम बोले कि तुझे इस साइड नहीं आना है, तो ऐसे बोलना तो नहीं है, लेकिन अगर बोले तो क्या, डैम बनाना पड़ेगा, फोर्स रखना पड़ेगा जिससे कि वो पानी भर जाए। डन। तो वैसे ही ये पार्टिकल्स इस साइड तो आ रहे हो, अगर हमें ना बोलना हो कि इस साइड मत आ, तो हमें यहाँ पर वेट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, वेट, वजन रखना पड़ेगा। कि मतलब ऐसा समझो, तुम ये चेयर है सपोज, ओके, तो यहाँ से हम धक्का मार के चेयर उस साइड ले जा रहे हैं, यहाँ से वापस धक्का मारा, चेयर उस साइड जा रही है, यहाँ से वापस ऐसे धक्का मारा, चेयर उस साइड जा रहा है। तो अभी हमें बोलना हो, हे तुझे इस साइड नहीं आना है, ए तुझे धक्का नहीं मारना है, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही यहाँ पे ऐसे बिठा देंगे मोटे बंदे को, मार तू धक्का जितना मारना हो मार, इस साइड तो आने वाला ही नहीं है। सेफ्टी प्रिकॉशंस, हमें पता है कि तू आएगा, तो हम पहले से ही यहाँ पर ऐसे दीवार बना दे रहे हैं, मार धक्का मारते रहे, इस साइड तो तू आने वाला नहीं है। अगर मैंने थोड़ा जोर किया ना तो तू पीछे चले जाएगा। अंडरस्टूड? तो वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ मैंने प्रेशर रख दिया है, यहाँ मैंने प्रेशर रख दिया, फिर भी ये थोड़ा थोड़ा अंदर जा ही रहा है। प्रेशर रखा, पहले प्रेशर नहीं रखा था तब तो बहुत ऐसे रूम करके घुस ही जा रहा था सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा वेट रखा तो अब थोड़ा कम जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है। अभी और रखा वेट तो अभी भी थोड़ा तो जा ही रहा है, अभी और रखा तो अब जा रहा नहीं है। ये जो वेट रख रहे हैं ना, मतलब क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर रख रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, ऑपोजिट प्रेशर। ओके, क्योंकि ये प्रेशर से इस साइड जा रहा है, तो जिस प्रेशर से इस साइड आ रहा है उससे ज्यादा प्रेशर हम इस साइड लगाएंगे तो वो जा पाएगा नहीं। तो ये जो हमने वेट रखा, मतलब क्या, प्रेशर क्रिएट किया ऑन दिस साइड, ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वेट बोलो तो भी वहां पे प्रेशर तो आएगा नहीं। तो ये जो हमने प्रेशर क्रिएट किया टू अपोज दिस ऑस्मोसिस, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल है,
सिंपल, समझ में आ गया। पहले हमने ऑस्मोसिस पढ़ा और अब हमने पढ़ा कि ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है ना, उसको रुकने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन का ही ऑस्मोटिक प्रेशर, इस साइड कौन था सॉल्वेंट, इस साइड कौन है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर हमें लगाना पड़े टू स्टॉप दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस, वही प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल कंसेप्ट समझ गए। फिर बुक में जो बताया है वो तो हम जाने ही वाले हैं, लेकिन बड़ा बड़ा पिक्चर समझ में आ गया। ओके चलो, सो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, देयर आर मेनी फेनोमेनन व्हिच वी ऑब्जर्व इन नेचर और एट होम। फॉर एग्जांपल रॉ मैंगोज, हाँ तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के एग्जांपल्स अगर बताए तो जैसे बताऊं, कैसा समझो कि यहाँ पे एग्जांपल आई इसलिए मेरे माइंड में आया कि मैं भी बता दूं थोड़े। सपोज तुमने देखा होगा कि फूल बेचने वाले, ओके, बहुत ज्यादा ऐसे जब फूल बेचते हैं ना तो ऐसे पानी छिड़कते रहते हैं, ओके, पूरे गीले गीले। तुम ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जो फूल मुरझा गए हो, ओके, उसको तुम अगर पानी में डुबो के रखो थोड़े टाइम तक तो वो थोड़े बहुत ऐसे ग्लो कर जाएंगे, थोड़े बहुत, ओके, फूल जाएंगे वापस, जो सिकुड़ गए हो वो थोड़े बहुत फूल जाएंगे। तो ये कैसे हो गया, ये ऑस्मोसिस की वजह से होगा। और सपोज पिकल, मैंगो पिकल, अथाणु, ओके, वो अगर हमने ऐसे, जो हमारी मैंगो है कच्ची कैरी, उसको काट दिया, कच्चा आम, और फिर हम नमक और हल्दी और वो सब लगा के, ऑयल लगा के ऐसे अंदर रख दिया, तो वो क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। जैसी ऐसी बड़ी थी वैसी बड़ी नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। वैसे ही ऐसा समझो, सपोज कैरेट है, क्या है, कैरेट, तो कैरेट बहुत ही मतलब बहुत टाइम हो गया है एंड ऑल, तो उसको तुम ऐसे डाल दोगे पानी में तो वो भी थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। अगेन ये तो एग्जांपल वेल नोन ही है, कौन सा, से आलमंड्स, रात को हम बोलते हैं ना कि सुबह उठ के भिगोए हुए आलमंड्स, बादाम खानी चाहिए, तो रात को भिगो दो, पूरी रात अंदर रहेंगे पानी में और सुबह उसके पील निकाल कर खा लो। उसके पीछे साइंस है, 10th में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, 9th में उससे ज़्यादा डिस्कस किया है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है दूसरी साइंस की बात करने का। सो वो जो अभी तुम देखना रॉ आलमंड जो हम डाल रहे हैं, उस समय उसका फोटो खींच लेना, और जब तुमने 8-10 घंटे रखी पानी में, उसके बाद उसका फोटो खींचना, वो फूल गई, बड़ी हो जाएगी। वैसे ही हम वो खाते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, वो ग्रेप्स को, ड्राई ग्रेप्स को क्या बोलते हैं हम, अरे ग्रेप, ग्रेप, द्राक्ष, अरे उसको कुछ बोलते हैं ना यार, रेजिन, ओके, रेजिन। हाँ तो ड्राई फ्रूट्स में द्राक्ष, ड्राई ग्रेप्स क्या हुई, वही तो ड्राई फ्रूट। अच्छा, हाँ, सो वो रेजिन जो होता है उसको भी तुम अगर डाल दोगे, ओके, तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत फूल जाएगी। ओके, ये सब क्या है, ये सारा का सारा ऑस्मोसिस है। और ये ऑस्मोसिस भी 9th क्लास में तुम पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत याद आया हो तो, लोअर, हाँ यस करेक्ट, ओके, ऑस्मोटिक उसमें भी देखा था हमने, ओके, हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, वो सब भी देखा था हमने 9th में। तो वही है यहाँ पर, नया नहीं है, वही चीज है। मतलब ऑस्मोसिस मतलब क्या, उसमें हम क्या बोलते थे कि अगर बादाम को पानी में भिगो दिया तो पानी बादाम के अंदर चला गया इसलिए बड़ी हो गई, सिंपल। और अगर तुमने जैसे कि कुछ और डाल दिया, आम डाल दी थी तो आम सिकुड़ गया था, तो मतलब आम के अंदर जितना भी पानी था वो बाहर निकल गया। ओके, तो पानी का ही अंदर जाना या बाहर जाना, मतलब लिक्विड का अंदर जाना और बाहर जाना एक पर्टिकुलर सरफेस के अंदर से, उसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये वही चीज है, अंदर गया बाहर जाना। अंडरस्टूड? ओके, चलो। फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगोज श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन सॉल्ट वाटर, वही सब एग्जांपल्स है। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव एंड प्लेस्ड इन अ फ्रेश वाटर। ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन द सैलाइन वाटर, मतलब एकदम कोलैप्स हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे सैलाइन वाटर में ब्लड सेल्स। ओके, so if we look into these processes we find one thing common in all, that is all these substances are bound by membrane. membrane मतलब जो बाहर का लेयर होता है, ओके, that is membrane. These membranes can be of, अब ये membrane किसकी हो सकती है, तो देखो मतलब नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं।
सो याद रखना दिस मेम्ब्रेन कैन बी ऑफ एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन, एनिमल का भी होगा और वेजिटेबल के ओरिजिन का भी होगा, मतलब कि प्लांट की भी मेम्ब्रेन हो सकती है और एनिमल की भी मेम्ब्रेन हो सकती है, और आर्टिफिशियल तो अलग ही है। आर्टिफिशियल जो हम ये मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं वो ना प्लांट से आती है और ना ही एनिमल से आती है, वो तो हमने बनाई हुई है इंडस्ट्री में, जैसे ये कर्टेन्स इंडस्ट्री में बनाए हुए हैं, ये कर्टेन्स हम लाए नहीं, अंडरस्टूड, वैसे। लेकिन पर्टिकुलरली नेचुरली भी मेम्ब्रेन होती है। ओके, अभी देखेंगे हम, पिग वाला भी आएगा शायद एग्जांपल। अच्छा चलो, हाँ है ना, ये रहा। सो दीज मेम्ब्रेन कैन बी बोथ एंड दीज ऑकर नेचुरली सच एज पिग्स ब्लेडर। ओके, तो पिग का ब्लेडर, ओके, हम जब पढ़ते थे तो गुजराती में उसे बोलते थे भूंडनु मूत्राशय। तो पिग मतलब भूंड और ब्लेडर मतलब मूत्राशय, जिसमें मूत्र होता है मतलब यूरिन होता है। ओके, सो पिग्स ब्लेडर, तो हमें बहुत हंसी आ जाती थी जब ये आए भूंडनु मूत्राशय ऐसे, बट देखो इंग्लिश में इतनी हंसी नहीं आएगी। सो सच एज पिग्स ब्लेडर, और से ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स है, पार्चमेंट पेपर और कैन बी सिंथेटिक सच एज सेलोफोन पेपर, ये पेपर ही होते हैं, जैसे तुम बोलते हो बटर पेपर, ओके, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, वो भी वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है। These membranes appear to be continuous sheet, वैसे तो continuous sheet है लेकिन उसके अंदर होल्स है, जैसे कि हम क्लोथ से फिल्टर करते हैं पानी, तो क्लोथ से फिल्टर पानी करते हैं मतलब क्या कि भाई उसमें होल्स है, ये शर्ट है तो तुम्हें ऐसा लग रहा है सर कंटिन्यूअस है, आपकी बॉडी स्किन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हम देखें तो हमारा, मुझे जो पसीना हो रहा है वो पार्टिकल्स तो बाहर जा रहे हैं, मतलब होल्स है यहाँ पर, अंडरस्टूड। ओके, सो दिखता है वैसा continuous sheet or films, yet they contain a network of semi microscopic holes or holes, मतलब उसके अंदर छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं छोटे छोटे, स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये मेम्ब्रेन की भी साइज होती है, मेम्ब्रेन की भी क्या होती है, साइज, मतलब कि मेम्ब्रेन की साइज मतलब क्या, ये होल जो है वो कितने बड़े हैं, अगर ऐसा समझो कि ये मेम्ब्रेन है और इसके अंदर इतने बड़े बड़े होल हैं, ये सब कुछ ही पास हो जाएगा भाई, सब कुछ यहाँ से वहां पास हो जाएगा, जो इससे बड़ा होगा वो पास नहीं होगा, बाकी ये होल से छोटे जितने भी होंगे सारे पास हो जाएंगे। तो ये बड़ी मेम्ब्रेन हो गई बड़ी साइज की, फिर एकदम छोटी साइज की मेम्ब्रेन हो गई कि ये एक होल है इसके अंदर से पास होना है। ओके, फिर सपोज ये एक मेम्ब्रेन हो गई इसके अंदर से पास होना है, ये एक मेम्ब्रेन हो गई इसके अंदर से पास होना है, अलग अलग साइज की मेम्ब्रेन होती है, उसको हम मिलीमीटर माइक्रोमीटर में भी उतने डायमीटर के होल्स, माइक्रोमीटर नैनोमीटर डायमीटर के होल, मतलब इतने छोटे छोटे होल्स। हाँ ओके, तो जितने, अभी तुम्हें क्या है, अगर तुम्हें ज्यादा पानी, ज्यादा ऑस्मोसिस करना है, ऑस्मोसिस ज्यादा करना है, ओके, तो तुम होल्स बड़े रखोगे, तो बड़ा होल्स सब लोग धड़ आ गए। ओके, लेकिन अगर तुम्हें कम ऑस्मोसिस कम होने देना है, मतलब एंट्री कम चाहिए तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, जितना हो सके उतना क्या करेंगे, मेम्ब्रेन की साइज छोटी रखेंगे, मतलब मेम्ब्रेन में जो होल है उसकी साइज क्या रखेंगे, छोटी रखेंगे। तो हम जो हमारा जो पानी होता है रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ने वाले हैं हम, तो उसमें भी जो मेम्ब्रेन होती है वो यही काम करती है, अलग अलग साइज की मेम्ब्रेन होती है। ओके, हाँ चलो, so like water can pass through these holes but the passage of bigger molecules like solute is hindered, मतलब अगर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो तो इजीली चले जाएंगे, लेकिन अभी देखो उस साइड से इस साइड नहीं आ पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो लोग कौन है, पानी के साथ ग्लूकोज मिल गया है, अब H2 और ग्लूकोज ऐसे एक दूसरे के साथ, तो बोलेंगे H2 तो चला जाएगा, लेकिन ग्लूकोज बोलेगा भाई तू मुझे छोड़ तब मैं आऊंगा, छोड़ा, जैसे ही छोड़ा पानी इस साइड, वो वहां पे ही रह गया, अंडरस्टूड। तो सॉल्यूट की साइज बड़ी होती है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट कम, ओके, वो नहीं आ सकते सॉल्यूट। सो membranes having this kind of properties are known as semi permeable membranes, याद रखना SPM फुल फॉर्म, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। क्यों, मेम्ब्रेन तो है ही, ओके, वन टाइप ऑफ पर्दा कर्टेन, ओके, अब परमिएबल मतलब जो पास होने दे वो, लेकिन सेमी परमिएबल मतलब सबको पास नहीं, सेमी मतलब से अर्ध, गुजराती में अर्ध बोलते हैं, ओके, आधा, तो भाई सबको पास नहीं होने देंगे, आधे लोगों को ही पास होने देंगे, सबको नहीं, ओके, सबको पास होने देंगे नहीं तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे,
लाइक दैट। ओके, तो इसे ही बोलते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। Assume that only solvent molecules can pass through these semi-permeable membranes. If this membrane is placed between the solvent and solution as shown in figure 1.9, ये रहा, okay. So the solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to the solution, and this process of flow of the solvent is called osmosis. यही समझा हमने कि ये प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। सिंपल, ओके। The flow will continue till the equilibrium is attained. तो ये फ्लो चलता ही रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता। The flow of the solvent from its side to solution side across the semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. मतलब कि अगर सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर हम रख दे तो ये जो आ रहा है, ओके, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो आ रहे हैं उसको रोक सकते हैं। ये सब हमने देख लिया और यही प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो कैन बी स्टॉप्ड, ओके, वन साइड टू अनदर साइड can be stopped if some extra pressure is applied. This pressure that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ऑस्मोसिस करने से जो प्रेशर रोक दे वही प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि हमने किसके ऊपर लगाया? सॉल्यूशन के ऊपर लगाया। अंडरस्टूड? ओके, दैट्स इट। ओके, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखो वो दूसरा वाला मैंने बोला ना, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तो है ही, अब डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड भी। सो द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ये भी किसकी वजह से है? ऑस्मोसिस की वजह से ही है। The important point to be kept in mind is that solvent molecules always flow from a lower concentration to the higher concentration of the solution. वो तो ऐसे भी बोला ना, क्या डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जा रहा है, मतलब क्या? वही तो मतलब हुआ, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जा रहा है पार्टिकल्स, उसका मीनिंग क्या हुआ? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, वही तो हुआ उसका मीनिंग। अच्छा, सो the osmotic pressure has been found to depend on the concentration of the solution. तो ये जो osmotic pressure है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्सपेरिमेंटली ये osmotic pressure को हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे? पाई से। ओके, तो osmotic pressure हम पाई से डिनोट करते हैं और एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला है इट इज प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन, सी इन द सेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंडेंट है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। डन? ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी इज प्रोपोर्शनल, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। और इसको तुम फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ तो इक्वल टू रखोगे, तो अगर बहुत ही फास्टली जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स अंदर चले जा रहे हैं तो उसके लिए कांस्टेंट हम रख देते हैं आर टी। ओके, तो इसको सिर्फ याद रखने के लिए अगर तुम्हें याद रखना हो तो तुम वो जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है PV is equals to nRT, वैसे भी तुम याद रख सकते हो। क्यों? P मतलब पाई और V यहाँ चला जाएगा, so पाई is equals to C। C मतलब क्या है? N by V RT। ये N by V क्या है? N by N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, V मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या हुआ? मोलारिटी। N by V क्या हो गई? मोलारिटी, कैपिटल M। डन? सो पाई इज इक्वल्स टू, तुम ऐसे याद रख सकते हो, PV इज इक्वल्स टू nRT, वो आइडियल गैस। तो P मतलब पाई और V, तो ये V है उसको यहाँ नीचे ले जाओ, N by V RT। डन? अब यहाँ पे अगर तुम फॉर्मूला रख दो, सो पाई इज इक्वल्स टू n की जगह तुम लिख दोगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू V इनटू R इनटू T। डन? ओके, R इंटू T था, वॉल्यूम तो था ही, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, सो दैट्स इट। ओके, वैसे ही हम लाते हैं वो जो लाए हैं यहाँ पर भी वो लेके आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। सो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर
that must be applied to the solution to prevent the osmosis, to stop the passage of solvent molecules through the semi permeable membrane into the solution. And वो illustrate किया है, हमने समझ लिया है osmotic pressure is a colligative property as it depends on the number of solute molecules and not on their identity. Again colligative property तो है ही, हमने पहले ही बात कर दी थी, और वो भी किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड है. मतलब क्या, अगेन नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था. क्या पहले ही बता दिया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, वो तो हमने देख लिया. फिर हमने वो भी देखा था कि NaCl है, ओके, एक है NaCl है, BaCl2 है, AlCl3 है. तो हमने क्या बोला, सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा. लेकिन ये तीनों केस में क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, तो सबका बढ़ेगा. लेकिन NaCl में 2 पार्टिकल है, तो और इसमें 3 है और इसमें 4 है, सो 2 होगा, उससे भी ज्यादा बढ़ेगा इसका और इससे भी ज्यादा बढ़ेगा AlCl3 का. तो AlCl3 का ऑस्मोटिक प्रेशर वो ज्यादा होगा BaCl2 से, और उससे भी कम होगा, वो BaCl2 का भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा NaCl से. क्यों, क्योंकि इन सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं. अगर मैंने ग्लूकोज डाला हुआ है तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं. जैसे पानी में मैं NaCl डाल दूं, नमक डाल दूं, तो Na+Cl- टूट जाएगा वो, ओके. लेकिन पानी में मैं ग्लूकोज डाल दूं तो वो टूटने वाला नहीं है, तो वो एज अ 1 पार्टिकल ही रहेगा अंदर. तो अगर ऐसा समझो 3 की जगह मैंने 4 रख दिया है. क्या क्या, पहले सब में सॉल्वेंट क्या है, पानी. एक में डाल दिया मैंने, एक में डाल दिया ग्लूकोज, एक में डाल दिया NaCl, एक में डाल दिया BaCl2, एक में डाल दिया AlCl3. तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किस में होगा, जिसके पार्टिकल ज्यादा है. ग्लूकोज में पूरा का पूरा ग्लूकोज सिर्फ 1 पार्टिकल्स के जैसे वो बिहेव करेगा. सो 1 पार्टिकल्स, फिर 2 तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और ज्यादा, फिर 3 उसका उससे ज्यादा, फिर 4 उसका सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर. फिर उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है वो हमने JEE नीट में कैसे पूछा जाता है, JEE नीट में वैसे भी देख लिया. ओके, सो वही है. नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड इट हैज बीन फाउंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, ये देखो कैपिटल M आ गया ना, मोलारिटी C ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर T. सो पाई इज इक्वल्स टू CRT, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड I इज द गैस कांस्टेंट. अभी CRT की बात करें तो C इज N2/VRT. N2 मतलब क्या, अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट की बात कर रहे हैं ना. सो वो सॉल्यूट का ही है. हियर V, तो ये सब आ गया, तो देखो यहाँ पर आ गया पाई V इज इक्वल्स टू W2RT/M2. वो भले ही अलग हो, ये पाई है हमारा, वहां पर भी पाई है, V वहां आ गया तो ये रहा V. फिर इस साइड क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, ये रहा गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो वही सब है, हमारे नोटेशंस अलग है लेकिन वही सब है. डन, ओके. तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया. thus knowing the quantities सब कुछ, तो हम मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट भी हम फाइंड कर सकते हैं. अंडरस्टूड, ओके. सो मेजरमेंट of the osmotic pressure provides another method of determining molar mass of the solids. ये एप्लीकेशन अगेन पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है क्या, कि भाई ये क्यों काम आया. इतनी सारी प्रॉपर्टी तो हम देख रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उससे भी तो हम मोलर मास फाइंड कर सकते थे ना. ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ये क्यों आई, तो मेनली ये जो रीजन है वो अच्छे से ध्यान रखना. क्या, एक तो ऑस्मोटिक, देखो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट. मतलब मोलर मासेस हम मेथड से तो फाइंड करते ही है, लेकिन एक अनदर मेथड भी प्रोवाइड की. अब दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड, कहाँ यूज होती है, तो देखो प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो जो प्रोटीन है, पॉलीमर है और बाकी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर जो हम गिनते हैं ना, हम खाते हैं, उसमें फाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये सब. तो ये सब है ना, हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं. हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, अनस्टेबल. और पॉलीमर जो है वो तो सॉल्यूबल ही नहीं है. पॉलीमर इतनी लॉन्ग चेन होती है, सो उसको तुम कोई भी प्लास्टिक, मतलब पॉलीमर, तो पानी में प्लास्टिक डालोगे तो वो सॉल्यूबल है क्या, नहीं. तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड करने के लिए ये पर्टिकुलर मेथड यूज होती है.
ओके Yes. तो याद रखना क्या यही के जो हमारे सब्सटेंस है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स वो हायर टेम्परेचर पर क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। दैट्स वाई वो इजीली उनके मॉलिक्यूलर मास फाइंड नहीं किए जाते। एंड दूसरा जो पॉलीमर होते हैं उनका भी वो क्या है, वो पॉलीमर है तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। ओके सो दे आर हार्डली सॉल्युबल इन वाटर और उनका भी अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना हो सो पर्टिकुलरली ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मेथड यूज होती है। ओके एप्लीकेशन 1 मार्क में उसका कभी कभी पूछा जाता है। So the osmotic pressure method has the advantage over the other method as pressure measurement is around the room temperature and molarity of the solution is used instead of molality। इससे पहले की सभी मेथड में हमने मोलालिटी देखी थी। क्या देखा था? मोलालिटी। देखो अब सब रिवाइज कर लेते हैं। ये लास्ट वाला था, 4th वाला। क्या सबसे पहला वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर के लिए हमने देखा P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल्स टू X2 वेयर P01 इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और से सॉल्यूशन, दोनों बोल सकते हो तुम। अब इस साइड X2 था, मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर खत्म। फिर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू कैम। ओके तो ये जो कैम था उसमें भी कैम म क्या था, मोलालिटी, स्मॉल m था, मोलालिटी था, मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन इसमें क्या है, मोलारिटी, मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिफरेंस समझ में आया? तो वही बोल रहे हैं कि फिर से पढ़ रहा हूं, क्या वही चीज बोल रहे हैं कि इसी में मोलर आता है, ओके, इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। As compared to other qualitative properties, its magnitude is large even for very dilute solution। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड क्या आता है, लार्ज आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी। The technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solutes is particularly useful for biomolecules as they are not, वही biomolecules आए देखो, not stable at higher temperatures and polymers have poor solubility। तो ये याद रखना, polymers की solubility poor है और biomolecules higher temperature पे soluble नहीं है। That's why उनका molar mass find करने के लिए ये method use होती है। ओके टू सॉल्यूशंस हैविंग, अब देखो यहाँ पर एक नया छोटा सा टॉपिक है, यहाँ तक का समझ में आ गया? ये हमने क्या समझा, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बात करते हैं किसकी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल ही है, क्या बोल रहे हैं कि भाई अभी मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उसका एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वैसे ही कोई दूसरा सॉल्यूशन है उसका भी कोई एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मतलब एक सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और दूसरा सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π2। तो जिस दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए उसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल, जो दो हमारे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो, two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution। सिंपल है, ओके। इसके एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं, तो देख लो क्या है, when such solutions are separated by semi permeable membrane, मतलब जब इन दोनों को ऐसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया जाए, ओके, दो सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, नो ऑस्मोसिस ऑकर बिटवीन देम, उनके बीच में कोई ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। ओके, फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विथ द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, मतलब हमारे ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो हम बायोलॉजी में 10th में पढ़े थे, प्लाज्मा, ओके, वो लिक्विड, ओके, उसका पर्टिकुलर, ऐसा समझो ये π2 क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन ब्लड सेल। तो जो ब्लड सेल में लिक्विड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, ओके, इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 0.9, एक्चुअली 91 है, ओके, 0.91% मास बाय वॉल्यूम। क्या, मास बाय वॉल्यूम, ये तो अभी कंसंट्रेशन समझ में आ रहा है ना। तो 0.91 मास बाय वॉल्यूम NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
ये दो अगर हम लेंगे, कॉल्ड द नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट द इंट्रावेनसली। चैप्टर स्टार्ट किया उसमें हमने एप्लीकेशन में देखा था, याद हो तो, इंट्रोडक्शन, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि पर्टिकुलरली ऐसे जब इंजेक्ट करते हैं तो उसमें डिप करने के बाद इंजेक्ट करते हैं। ओके, वही आया। सो क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सैलाइन सॉल्यूशन है, ये सैलाइन सॉल्यूशन कौन सा, 0.91% मास बाय वॉल्यूम वाला वो सैलाइन सॉल्यूशन, मतलब NaCl का सॉल्यूशन, और सामने है लिक्विड जो ब्लड सेल में से निकलता है, वो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम मेजर करें वो सेम आएंगे। वो दोनों को अगर मेम्ब्रेन बीच में रखे और एक कंटेनर रखे तो कभी ऑस्मोसिस होगा नहीं। इन्हों को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। ओके, सो यही है हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। On the other hand, if we place cells in a solutions containing more than 0.9% sodium chloride, water will flow out of the cells and they would shrink. Such a solution is called hypertonic and दूसरे होते हैं वो क्या है, hypotonic। कहने का मीनिंग क्या है ऐसा समझो, मैं बताता हूँ। क्या इसमें क्या लिया हमने, ले लिया है π1 is equals to π2 लिया है, तो ये आइसोटोनिक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 0.91 था तो 0.91 की जगह मैंने कितना कर दिया, 0.85% कर दिया। क्या कर दिया, 0.85% कर दिया, मतलब मैंने कम कर दिया। मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन इसका कम कर दिया और इसका ज्यादा कर दिया। तो जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ऊपर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, हाइट पर है। क्या बोलेंगे, हाइट पर है। तो जो हमारे लेवल से जो बैलेंस होना चाहिए उससे भी ज्यादा लेवल पे हो तो उसे हम बोलेंगे हाइट पर, लेकिन वो याद रखने के लिए हाइट पर हम बोलेंगे क्या, हाइपरटोनिक। हाइट पर नहीं, हाइपरटोनिक। हाइट पर वो ट नहीं बोलना है, हाइट पर मतलब क्या, हाइपरटोनिक। और जो होना चाहिए उससे कम है तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। सिंपल। जो इक्वल टू होना चाहिए वो इक्वल टू नहीं है, अब क्या हो जाएगा, π1 इज लेस देन π2 हो जाएगा। ओके, तो ये सॉल्यूशन को इसकी कंपेयर में ये सॉल्यूशन जो है हमारा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.85% मास बाय वॉल्यूम हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, हाई। ये कम हो गया है तो हाइपो, और ज्यादा हो जाए तो हाइपर। ओके, सो देखो कि फिर से अभी पढ़ता हूं, देखो क्या है। On the other hand, if we place the cells in a solution containing more than 0.9, more than, हमने तो कम किया, वो more than बोल रहे हैं इसलिए हाइपर, इसलिए मैंने अभी हाइपो बोला था। तो अगर 0.9 जो होना चाहिए उससे ज्यादा रख दिया है सोडियम क्लोराइड, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, वो जाएंगे, एंड दे वुड श्रिंक, वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा रखा है, तो वो क्या हो गया, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, वही चीज हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक मतलब हाइट पर, तो हाइट पर मतलब पानी ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, मतलब बाहर जा रहा है। अंडरस्टूड। ये सब याद रखने के लिए ऐसे लिख के मत आ जाना। अंडरस्टूड। ओके, सो हाइपरटोनिक। इफ द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन, अभी जो हमने किया था वो, सो वैसे अगर कर दिया, सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। अभी हमने बोला हाइट पर हो मतलब हाइपरटोनिक हो, तो पानी नीचे जा रहा है मतलब पानी ऊपर से बाहर जा रहा है, तो जब हाइपोटोनिक होगा तो क्या जाएगा, अंदर जाएगा। सो in this case water will flow into the cell if placed in this solution and they would swell, मतलब फूल जाएंगे। डन। तो जब अंदर, वो तो हमें पता ही है ना, पानी अंदर जाएगा तो फूल जाएगा, पानी बाहर जाएगा तो श्रिंक हो जाएंगे। सिंपल। अगर हमने लिया था से फ्लावर वाला एग्जांपल, तो वो क्या करेंगे, स्वेल करेंगे। लेकिन कच्चे मैंगो वाला एग्जांपल, ओके, रॉ मैंगो, कच्चा आम, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, तो वो श्रिंक हो गया, मतलब श्रिंक क्यों हुआ, उसका पानी कहां चला गया, बाहर चला गया। उसका पानी बाहर चला गया मतलब जो पानी है वो उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, हाइपर या हाइपो, पानी उसमें से बाहर चला गया मतलब उसको हाइपर कहलाएगा।
डन। तो वो कंसेप्ट वाइज सोच कर फिर हमें आंसर लिखना है। इसके बेस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन करने के लिए आगे पीछे उल्टा पीछा करेंगे, लेकिन हमें सिंपली याद रखना है हाइट पर मतलब हाइपर और उसके ऑपोजिट हाइपोटोनिक। ओके, हाइपर होगा तो पानी नीचे जाता है, हाइट पर से नीचे जाएगा मतलब बाहर जाएगा, बाहर जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और हाइपो मतलब अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। डन। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन मतलब इसके बेस पे भी जेडबल नीट में छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। सो दैट्स इट। और ये एक छोटा सा टॉपिक है, क्या है, ओके देखो वही चीज फिर से बताई गई है। The phenomenon mentioned in the beginning of the section can be explained on the basis of osmosis. Raw mango placed in a concentrated salt solution loses water via osmosis. तो वो shrink हो जाएगी। क्यों? क्योंकि concentrated NaCl का solution है। तुमने पानी लिया और एक चम्मच और एक ऐसी चुटकी भर के ऐसे NaCl डाल दिया, अब वो कुछ ऑस्मोसिस ज्यादा नहीं होगा तो वो ज्यादा श्रिंक होगी नहीं। ज्यादा नमक डाल दोगे और फिर उसमें आम डाल दोगे तो वो ज्यादा श्रिंक हो जाएगी। सिंपल। रो मैंगो प्लेस्ड, ये तो हमने देख लिया, एंड श्रिवल इनटू द पिकल। Wilted flowers revive when placed in a fresh water. A carrot that has become limp because of the water loss into the atmosphere can be placed into the water, making it firm once again. Water will move into the cells through the osmosis. When placed in water containing less than 0.9% salt, blood cells swell. क्यों? क्योंकि 0.9 से कम, 0.9 होना चाहिए लेकिन उससे कम है प्रेशर, उससे कम मतलब हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब क्या, अंदर जाना। ओके, तो ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। याद रटा नहीं मारना है, जो हमने कंसेप्ट समझा है उसी के अकॉर्डिंगली जाना है। स्वेल ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर इन देम बाय ऑस्मोसिस। पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स। मतलब कि जो लोग ज्यादा सॉल्ट खा रहे हैं, सोचो जो लोग टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड जो ज्यादा खा रहे हैं, तो होगा क्या, हमारे जितना पानी पिएंगे तो ज्यादा सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। ज्यादा सॉल्ट सॉल्यूशन बना मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बना, और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बना है, जितना चाहिए उससे ज्यादा बना है, तो मतलब वो क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब क्या, पानी बाहर ज्यादा जाएगा। तो बाय डिफरेंट मीन्स, बाय स्वेटिंग, बाय यूरिनेशन, पानी बॉडी में से बाहर ज्यादा जाएगा। ओके, वाटर रिटेंशन इन द टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। मतलब वाटर क्या है, सेल में से बाहर ज्यादा जाएगा ना, तो बाहर ज्यादा जाएगा मतलब अगर बाहर आ गया तो स्वेटिंग और यूरिनेशन से निकल जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आया तो सेल से तो बाहर चला जाएगा। ओके, बाहर जाना है ना, तो सेल से जो एक्स्ट्रा पानी है वो तो कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसीलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसलिए पानी कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और पानी बाहर चला गया तो स्वेल क्या सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी के सेल श्रिंक ना हो इसलिए हमें नमक ज्यादा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही खाना चाहिए। अदरवाइज ज्यादा खा लिया तो बॉडी के सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन क्या कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। और अगर कम खाया तो सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक है तो पानी घुसता जाएगा, घुसता जाएगा तो हम ऐसे फूल जाएंगे। ओके, तो इसीलिए देखना कभी जो फूले हुए हो ना लोग, मतलब मोटे लोग हो, वो लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना, तो उनका वेट धर 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 बहुत फास्ट गिरता है स्टार्टिंग में। मतलब अभी 100 kg है और एक्सरसाइज स्टार्ट की तो विद इन 15 डेज 20 डेज तो 100 पे से 95 पे आएंगे। और हम अगर करें तो 70 वाला अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करे तो 15 दिन में 70 से 65 नहीं आएंगे, वो 60-80 होगा। यहाँ पे 2 kg और उसका 5 kg, क्यों, वो उसका वाटर कंटेंट ज्यादा था, उसके अंदर सॉल्यूशन ज्यादा, नमक ज्यादा था। तो नमक वाला ज्यादा हो, ओके, तो मतलब हाइपर है। हाइपर मतलब बॉडी के बाहर, सेल के बाहर जाएगा। सेल के बाहर जाएगा मतलब क्या, सेल मोटे मोटे हो गए तो वो मोटा लगेगा। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड ऑल तो अब नॉर्मल होते जा रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, एक्स्ट्रा सब कुछ निकल रहा है, तो वो जो हायर कॉन्सेंट्रेशन था वो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा तो वो जो एक्स्ट्रा वो जो फूले हुए लग रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ दी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और फिर सेल जो स्वेलिंग हो गए थे वो सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक होते जाएंगे। तो हमें अगर स्वेलिंग भी नहीं करनी है और श्रिंक भी नहीं करना है सेल का, तो एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए, ना कम
ना ज्यादा। वैसे तो हमने देखा ही है, ज्यादा खा लेते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, कम खाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो ये तो हम बायोलॉजी में घुस गए, लेकिन आया इसलिए द रिजल्टिंग पफिनेस, पफिनेस आया ना, रिजल्टिंग पफिनेस है फूल जाना, और स्वेलिंग इज कॉल्ड एडेमा। ओके, सो यही है कि द रिजल्टिंग पफिनेस और स्वेलिंग, मतलब यही जो फूल जाता है स्वेलिंग और पफिनेस, इसको क्या बोलते हैं, एडेमा। तो ये याद रखना, बायोलॉजी का वर्ड है बट पूछ ले तो कोई बोल नहीं सकते, गिवन है तो पूछ सकते हैं। ओके, सो ये जो फूल जाते हैं, कौन फूल जाते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स, उसको क्या बोलते हैं, एडेमा। ओके, वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू द, अब इसके देखो ये भी, सॉइल में से पानी प्लांट रूट्स में जाता है, सॉइल हमने डाल दिया, सॉइल में डाल दिया, तो उसमें से कहां जाता है, रूट में जाता है, प्लांट में से रूट में जाता है। क्यों अभी जाएगा, देखो ये लॉजिकली, ये कंसेप्ट से समझो। सॉइल में नमक तो होगा, थोड़ा बहुत सैलाइन ही होगी ना सॉइल, तो नमक हो या कोई भी टाइप के सॉल्ट हो, सिर्फ NaCl सॉल्ट नहीं, कोई भी टाइप के सॉल्ट हो, ओके, तो वो अंदर होगा, मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब क्या, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब क्या, बाहर जाना। बाहर जाना मतलब सॉइल से बाहर जाएगा। सॉइल से बाहर कहां जाएगा, रूट होगा तो रूट में चला जाएगा। तो सॉइल से रूट में जो वाटर ट्रांसफर हो रहा है ना, वो भी वन टाइप ऑफ ऑस्मोसिस है। अंडरस्टूड? ओके, सो water movement from soil into the plant roots and subsequently into the upper portion of the plant is partly, क्योंकि वो तो हमने सब पढ़ लिया था, लेकिन partly वो osmosis भी है। okay, due to the osmosis the preservation of meat का भी preservation करते हैं by salting, and of fruits by adding sugar protects against the bacterial action। तो इसीलिए जब नॉन वेजिटेरियन मीट है या फिश है, उसको सॉल्ट डाल दिया जाता है तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। सॉल्ट डाल दिया मतलब क्या, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड हो गया मतलब क्या, कि कॉन्सेंट्रेटेड है तो पानी हाइपरटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक मतलब पानी बाहर जाएगा, तो वो जो बॉडी है फिश की और मीट की, सिर्फ बॉडी, ओके, उसमें से पानी बाहर जाएगा, मतलब वो फूलेंगे नहीं। अगर ऐसा नहीं किया ना तो फूल जाएंगे, फूल जाएगा, और फूला हुआ कोई लेगा भी नहीं मीट और फिश। भाई ये कैसी फिश, देख के डर लग रहा है, इसको कैसे खाएंगे, जो खाने वाले हो उसकी बात चल रही है। ओके, तो वो अच्छा रहे इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो वो मीट की भी बात हो गई। एट द सेम टाइम फ्रूट्स में क्या कर दिया जाता है, शुगर डाल दिया जाता है, मतलब शुगर सॉल्यूशन, शुगर सिरप, जैसे गुलाब जामुन कैसे शुगर सिरप में डाले होते हैं, वैसे ही फ्रूट्स को भी डालते हैं, सो दैट पर्टिकुलरली वो फ्रूट्स ना बड़ा हो जाए और ना ही छोटा हो जाए। अंडरस्टूड? हाँ, उसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो बाहर जाएगा, और अगर डाइल्यूट होगा तो अंदर जाएगा। तो फ्रूट छोटा होगा या बड़ा होगा तो भी प्रॉब्लम है, सेम साइज रहे, इसलिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, शुगर ऐड की जाती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अ बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडीड फ्रूट लूजेस वाटर। तो वो लोग क्या, फ्रूट भी और मीट भी क्या, वाटर को क्या करते हैं, लूज करते हैं। और वाटर को अगर लूज करे तो वो क्या हो जाएंगे, श्रिवेल्स। फ्रूट लूजेस वाटर, श्रिवेल्स एंड डाई। तो जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरियम, ओके, जो बैक्टीरिया होंगे किसमें, मीट पर जो बैक्टीरिया होंगे, या फिर कैंडीड फ्रूट्स पर जो बैक्टीरिया होंगे, वो बैक्टीरिया क्या होंगे, लूजेस वाटर, पानी चला जाएगा। ऐसा समझो कि कोई बैक्टीरिया बैठा हुआ है किस पर, तुम्हारे फ्रूट के ऊपर, मतलब फ्रूट के अंदर, और उसको भी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, वैसे वो बैक्टीरिया को भी चाहिए। तो तुम्हारा सारा पानी अगर फ्रूट के बाहर चला गया वो मर जाएगा। ओके, तो वो अच्छी बात है हमारे लिए, उसके लिए तो नहीं, वो तो मर गया बेचारा, लेकिन हमारे लिए क्या, कि हम बैक्टीरिया वाला खाना, मतलब भले ही मर गया लेकिन है तो अंदर ही भले ही वो मर गया लेकिन है तो अंदर ही, बट जिंदा खाए तो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं फ्रूट वाले, हम वो मीट वाली बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो समझ में आया वो बैक्टीरिया कैसे मर जाता है। अंडरस्टूड? तो ये पूरा प्रोसेस हमारा था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके एग्जांपल्स भी, मतलब फॉर्मूला भी हमने देख लिया है। ओके, सो फॉर्मूला में तो जैसे तुम सिंपली याद रख सकते हो, PV इज इक्वल्स टू NRT। P मतलब पाई, और N को तोड़ दो, N को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। डन? ओके, सो अंडरस्टूड?
अब जो हम वाटर प्योरिफिकेशन में रिवर्स ऑस्मोसिस ले रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, और नेक्स्ट क्लास में एबनॉर्मल प्रेशर है, और उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा। हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स देखे थे कंसंट्रेशन के, ये सारे जो एग्जांपल्स है वो बाकी है, तो वो उसका भी एक लेक्चर होगा, मतलब अराउंड 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डन।